नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। सत्ताधारी दल वाले नेता जनसेवा में जुटे रहें, यानी सत्ता में बने रहें, इसके लिए बिहार के युवाओं को सरकारी सेवा के साथ स्वरोजगार और अन्य सेक्टर में सेवा योग्य बनाने को तैयार हैं। वादा है 1 करोड़ को अगले 5 साल में बहाल किया जाएगा। बहाल होने में सहयोग किया जाएगा। लेकिन इसी बीच नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश कुमार से पूछने के लिए पत्रकारों को सवाल बता दिया। कुछ नया नहीं, वही जो उनके बाप का हवाला देकर उनसे पूछा गया था तब जब उन्होंने वादा किया था बहाली को लेकर बिहार के युवाओं से। सवाल ये कि पैसा कहां से आएगा, वही सवाल विपक्ष ने चलते चलते घुमाकर चिपका दिया। लेकिन यह चुनावी मंच से किया गया नेताजी का वादा भर नहीं है, जैसा कभी नरेंद्र मोदी ने किया था। और विपक्ष वर्षों बाद आज भी 2 करोड़ कामगार सालाना का हिसाब मांगता रहता है। बिहार में 1 करोड़ को नौकरी का यह वादा सरकारी है, सीएम का, और कैबिनेट की इस पर मुहर भी लगी है। प्रक्रिया पूरी हो इसके लिए प्रधान सचिवों की पूरी पलटन भी लगा दी गई है, शायद इसलिए ताकि मुद्दे की गंभीरता बनी रहे और चुनावी माहौल में चुनावी घोषणा न लगे। लेकिन विपक्ष को तो यह चुनावी घोषणा ही लग रहा। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि किसकी बेरोजगारी पर वार है ये 1 करोड़ रोजगार। सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजेश तिवारी जी हैं, कांग्रेस की ओर से असित नाथ तिवारी और बीजेपी की ओर से राहुल आनंद। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो राजेश जी, सवाल आपसे, बेरोजगारी पर वार ये 1 करोड़ रोजगार। देखिए, निश्चय ही क्यों रोजगार और नौकरी का मतलब ही होता है नीतीश कुमार, और जमीन के बदले नौकरी का मतलब होता है लालू परिवार। नीतीश हैं तो निश्चिंत है, और इसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विगत 20 वर्षों से जिस तरह से बिहार की जनता के दिलों पर राज किया है, और जो आप नौकरी की आप बात कर रहे हैं, तो विगत 2020 से लेकर के 25 के बीच में अभी तक जो हमारे एनडीए के घोषणा पत्र में रहा उसको अक्षरतः पूरा किए, यहाँ तक कि उससे ज़्यादा पूरा किए। जैसे 10 लाख हम लोगों ने सरकारी नौकरी देने का काम किया और 39 लाख रोजगार देने का काम किया। मीन्स कि लगभग आपको 50 लाख के हम लोग पूरा किए हैं। हम 5 साल में अब उसी आधार पर ये हम उसको डबल करके, हम कोई ऐसा नहीं है कि जो आंकड़ा हम 50 लाख पूरा किए हैं उसी को हम डबल कर रहे हैं, और डबल कर रहे हैं कि हम 5 सालों में इसको हम टारगेट करके कर रहे हैं। हम बजाते ऐसा नहीं है कि हम अपने घोषणा पत्र में, हम अभी उसको कैबिनेट में पास करा करके उसके लिए 12 सदस्यीय कमेटी बना करके कि इसको लेकर के हम गंभीर रूप से होकर के हम रोजगार देंगे। क्योंकि जिस तरह से हमारे महागठबंधन ने 2005 में जिस बिहार को छोड़ा था, जिस गड्ढे का बिहार छोड़ा था, जहां इस स्थिति में बना दिया था, कहाँ जहाँ रोजगार का पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा था, छोड़ दीजिए बिहार से पलायन का, यहाँ आपका जहानाबाद हुआ, गया हुआ, औरंगाबाद हुआ, अरवल हुआ, वहाँ से लोग पलायन करके मेन शहर में और पटना में बसे थे। और आज स्थिति ये हुआ कि लोग छोड़ रहे हैं, बाहर से लोग आकर के यहाँ रोजगार कर रहा है, अन्य प्रदेशों से यहाँ सरकारी नौकरी कर रहा है। तो ये स्थिति बना हुआ है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर जनता का विश्वास है। और देखिए, सवाल उठाना, चूंकि तेजस्वी यादव सवाल विपक्ष के पास उसके मुद्दा विहीन है, वो मुद्दा के तलाश में कभी आपको चुनाव आयोग पर सवाल उठा करके सुप्रीम कोर्ट में जाकर मुखनिया गिरेगा लोग, उसी तरह से तरह तरह के मुद्दा उठाएगा। लेकिन बिहार की जनता इनको नकार चुकी है, और आप देख लिए होंगे जो अपने आप को तथाकथित युवराज है, किस तरह से हताशा में, निराशा में, किस तरह से मीडिया में और जनता के प्रति उनका रवैया रहा, भाषा का क्या प्रयोग हो रहा है। ये दुख होता है कि जो कभी प्रतिपक्ष के नेता पर लोकनायक और आपका जननायक कर्पूरी ठाकुर बैठा करते थे, भारत रत्न जो हैं विपक्ष के पद पर ऐसा बने हुए हैं जो इस लोकतंत्र की धरती को भी कलंकित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर विश्वास कर रही है, और निश्चय ही ये रोजगार 1 करोड़ हम लोग 5 साल जो यानी 30 से पहले हम लोग प्राप्त कर लेंगे। असद जी, कोई अतिशयोक्ति ये नहीं कह रही है, कह रहे कि अब तक 5 साल में हमने 50 दिया है और उसी को आगे डबल कर रहे हैं, बस 1 करोड़ करने की कवायद है। तो ये कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है और बेवजह के सवाल जवाब या अविश्वास की कोई जगह नहीं है। दीपक जी, सरकार ये तो बता रही है कितनों को नियुक्त किया, ये क्यों नहीं बता रही है कि 20 साल में रिटायर कितने लोग हुए। सरकार चलाने के लिए, विभाग चलाने के लिए नियुक्तियां करनी ही पड़ती हैं, सरकार इनकी रहे या उनकी रहे। विभाग ही नहीं चलेंगे, बंद हो जाएंगे सारे विभाग, नियुक्ति नहीं कीजिएगा तो। रिटायर तो लोग हर साल होंगे ना।
बिहार में अलग अलग विभागों से तकरीबन सालाना 1.25 लाख लोग रिटायर होते हैं। बहाल नहीं कीजिएगा तो विभाग कैसे चलेंगे? सारे विभाग बंद हो जाएंगे। तो सरकार की लाचारी होती है नियुक्तियां करना। कुछ सरकारें ठीक ढंग से नियुक्तियां करती हैं, कुछ ठीक ढंग से नहीं करती हैं। मेरा कोई आरोप इनके ऊपर नहीं है। बिहार के डीजीपी ने, विनय कुमार ने, अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस में 50% पद खाली हैं। विपक्ष का आरोप नहीं है, सरकार की स्वीकारोक्ति है। सरकार ने पटना हाई कोर्ट में जो हलफनामा दिया, उस हलफनामे में एक्सेप्ट किया कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग में 57 या 54, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन यही कुछ बोला, स्वास्थ्य विभाग में 57 या 54% पद खाली हैं। ये भी विपक्ष का आरोप नहीं है, आपकी स्वीकारोक्ति है, कोर्ट में आपने स्वीकार किया। सरकार के अलग अलग विभागों में 5 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं। ये भी एक सच्चाई है। 20 साल में बड़ी नौकरियां आपने बांटी दी, तो आपके डीजीपी को क्यों कहना पड़ रहा है कि आधे पद रिक्त है? आपको कोर्ट में क्यों लिख के देना पड़ रहा है कि आधा से ज़्यादा पद स्वास्थ्य विभाग में रिक्त है? आपको क्यों बताना पड़ रहा है कि अलग अलग विभागों में 5 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं? बड़ी नौकरियां बांट रहे हैं। क्या बिहार में पढ़े लिखे लोगों की कमी हो गई है? क्या बिहार के लोग अब योग्य नहीं बचे कि आप उनकी नियुक्ति करें और 5 लाख से ज़्यादा पद आप खाली रखे हुए हैं? तो ये जो ढिढोरा आप पीट रहे हैं, नीतीश कुमार जी ने झूठ की राजनीति पहले कभी नहीं की है। इसको बड़ी ईमानदारी से मैं ये बात स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरा दिया हुआ नाम नहीं है। खुद नीतीश कुमार ने कहा था बड़का झूठा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को, और अब उनकी मानसिक स्थिति बहुत ठीक नहीं है। इसी का फायदा उठा के बड़का झूठा पार्टी उनसे बड़ा बड़ा झूठ बोलवा रहा है। आज फिर एक झूठ बोल गए, ये देंगे वो देंगे। 2 करोड़ तो सालाना मोदी जी भी लोगों को नौकरियां दे रहे थे, रोजगार दे रहे थे। तो वो तो उनके सेकंड मैन ने ही कह दिया कि चुनाव में जुमले फेंकने पड़ते हैं। अमित शाह जी ने एक्सेप्ट कर लिया जुमला। सुन लीजिए, आप बोल रहे थे मैं चुप था, तो उन्होंने कहा जुमला स्वीकार कर लिया। नीतीश जी भी जुमलेबाज हो जाएंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी। ये बड़ा दुखद है कि बड़का झूठा पार्टी के प्रभाव में आकर, चूंकि मानसिक अवस्था ठीक रही नहीं है, तो नीतीश जी भी जुमलेबाज हो गए, या कह सकें कि बड़का झूठा हो गए। दुखद है, मुझे इसका दुख हो रहा है। चलिए, हम राहुल जी से पहले तो 2 करोड़ वाला हिसाब ले लेते हैं। राहुल जी, एक बार कहा गया और बार बार हिसाब मांगा जा रहा है, जबकि केंद्र की मोदी सरकार ये वादा करती है, दावा भी करती है कि हमने करोड़ों की संख्या में रोजगार मुहैया कराया। तो वो आंकड़े सार्वजनिक करके विपक्ष के मुंह पर क्यों नहीं चिपका दे रहे हैं? क्यों ये बार बार ताने सुन रहे हैं? और अब यहाँ डबल इंजन की सरकार, अब डबल इंजन की सरकार है, उस पर भी इसी तरह के आप वहां की बात लाकर यहाँ के सरकार को अक्षम बता रहे हैं। राहुल जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्ष आज हमसे सवाल जवाब करता है, एनसीआरबी के डाटा को पेश करता है कि बिहार यहाँ है, बिहार वहाँ चला गया है, लेकिन शायद वो इस चीज़ को भूल जाता है उस वक्त कि जब वो डाटा पेश करते हैं और जब सत्ता पक्ष के लोग जब डाटा पेश करते हैं तो उस समय लगभग आपको उनकी बातों को मानना चाहिए। शायद उनको इस चीज़ का भरोसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो जो पानी पी पी के ये लोग गाली देते हैं प्राइवेट प्लेयर्स को, मैं उसकी बात भी कर लेता हूं। मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर अगर बात करें कि अडानी समूह के निवेश की बात कीजिए तो 28,000 करोड़ के निवेश की बात की गई थी, जिसमें 53,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोगों को नौकरी देने की बात की गई थी। सन पेट्रोकेमिकल्स की भी बात करनी चाहिए, जो लगभग 36,700 करोड़ का निवेश करी और 30,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने की बात कर रही है। उस निवेश की बात कर रहे हैं जब महागठबंधन की सरकार थी और 50,000 करोड़ के निवेश को लेकर नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ दीपक जी। अब मैं बात करता हूँ आपसे नौकरियों को लेकर। देखिए, निश्चित तौर पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर साल जो मैं नौकरी दूंगा, उससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बताया गया था कि जो रोजगार सृजन करने की जो प्रक्रिया है भारत सरकार की, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया की बात कर लीजिए। आपको याद होगा, हमारे बड़े भाई हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनको याद होगा कि जब इनकी शासनकाल में, जब यूपीए का शासनकाल था, तो उस समय भारत में कितने स्टार्टअप थे। आज यूनिकॉर्न कितने थे? मुझे जहाँ तक ध्यान है 1 या 2 थे, और आज लगभग देखिए तो 100 से ऊपर यूनिकॉर्न्स हो गए हैं। तो ये कैसे हो गए हैं? ये कहीं ना कहीं इनको प्रोत्साहन दिया गया होगा, तभी हो गए होंगे। जो मुद्रा योजना की जो हम बात करते हैं, जो मुद्रा योजना लाया गया, उसके तहत जो 10 लाख की विदाउट एनी गारंटी जो पैसे देने की बात की गई थी, उसमें महिलाओं को कितना रोजगार मिला है और पुरुषों को कितना रोजगार मिला है, शायद इस डाटा को भी निकाल के देख लेने की उतनी ही आवश्यकता है। अब सवाल उठता है बिहार के परिवेश में। अगर बिहार के परिवेश में बात करते हैं तो 2005 से 2020 तक की
अगर हम बात करें तो लगभग 8 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया था, जो मिल भी गया है। 2020 से 24 की बात कीजिए, 7 निश्चय 2 की बात करें तो 2020 से 24 में लगभग 5.16 लाख सरकारी नौकरियां दी गई है और 7.16 लाख 2024 में देने की बात की गई थी, जिसमें 2 लाख की भर्ती प्रक्रिया चालू है। यही नहीं, जो टारगेट 10 का था उसको 12 लाख किया गया है। ये प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण उपलब्ध है। ये और गवर्नर की बात अगर करें, बिहार के गवर्नर की बात करें तो उनके अनुसार 9.35 लाख को नियुक्त किया जा चुका है, शेष प्रक्रिया में है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अगर केंद्र सरकार के डाटा की बात करें, स्टार्टअप रोजगार की बिहार में बात करें तो 2019 में 1080, 2020 में 2134, 2021 में 3086, 2022 में 4498, 2023 में 9097 रोजगार सृजित किए गए हैं। ये स्टार्टअप के तहत है। ऐसे हम बहुत ये सारे उम्मीद आंकड़े करते जो हैं मैं कि आपको चूंकि दे आप सकता हूं। बीजेपी लेकिन से हैं तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो सरकारी आंकड़े आप बता रहे होंगे, हमें वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। ये हम भरोसा करके चले राहुल जी। दीपक जी, इसमें एक चीज और बोलूंगा, सवाल ये उठता है कि ये जो आंकड़े हैं क्या इससे विपक्ष को सहमति होगी? नहीं, जवाब ले लेते हैं आसिफ जी। अभी सरकार की ओर से, पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारी की ओर से कोर्ट में जो कुछ भी दिया गया है आंकड़ा, उसी को आधार बनाकर निशाना साध रहे थे। तो आसिफ जी, ये प्रक्रिया चल रही है तो हो सकता है अगली बार जब इस पर बातचीत होगी तो अधिकारी स्पष्ट करेंगे कि नहीं, अब वो खाली पद भर लिए गए हैं। इस बात की गुंजाइश दिख रही है। 10 दिन पहले का इंटरव्यू है डीजीपी नहीं, का। आगे की मैं बात कर रहा हूँ। अगर फिर डीजीपी को मौका मिले तो आज से नहीं, 50 साल बाद क्या ये तो होगा, 5 उसके साल बारे की में बात आज कर, क्यों नहीं करें? 50 साल नहीं जा रही है, 5 आप साल की मुझे बात ये नीतीश बताइए, कुमार कर रहे हैं। आप मुझे ये तो पिछले 20 साल में नहीं किए तो आप कर लेंगे, 5 साल में कर लेंगे, क्या फर्जी नहीं, बात 5 है? साल में बोल तो रहे हैं और राजेश ये- जी की 50 लाख हमने करके दिया। नहीं, वो तो 2 करोड़ मोदी जी भी दे गए थे जी। अब मुझे आप बताइए सिंपल बात कि इतने स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो गए, उतने स्टार्टअप बंद कितने हुए, ये कौन बताएगा? बंद कितने हुए ये भी तो कोई बताने वाला होना चाहिए। ये कोई नहीं बताएगा। ये तो आपका काम ये है। जो तो सरकार विपक्ष के का आंकड़े काम है। हैं, अरे राजेश जी, देखिए, आपके पास आ रहे हैं, हाँ, समय हाँ, पर्याप्त समय ये देंगे। जो हाँ। सरकार के आंकड़े हैं, क्या डीजीपी ने झूठ बोला? क्या बिहार सरकार ने कोर्ट में झूठा हलफनामा दिया? मैं तो सरकार के हवाले से बात कर रहा हूं। नहीं नहीं, वही तो देखिए, वही तो सरकार है ना में कि शामिल है दोनों लोग। पद रिक्त हैं तब तो बहाली होगी ना। हम आप भी तो सरकार कह के रहे हैं ना कि हवाले हर से बात साल कर रहे रिटायर हैं। हो रहे हैं लोग। हम सरकार नहीं, 1 साल में रिटायर हुए लोग अरे नहीं है राजेश कि जी। 50% पोस्ट पुलिस में खाली हो गया 1 साल में। इतने लोग अचानक रिटायर हो गए कि एक ही साल में 50% खाली हो गया। स्वास्थ्य विभाग में एक ही महीने में इतने लोग रिटायर हो गए कि 55% के करीब खाली हो गया पद। नहीं, शिक्षा विभाग में भी नहीं होगा। 4 लाख नियुक्तियां हुई है तो 4 लाख 1 साल में थोड़ी लोग रिटायर आप करते हैं। नहीं, पिछले 20 वर्षों में लोग रिटायर हुए हैं। पिछले 20 वर्षों में रिटायर हुए हैं और आपने जो है किस्तों में नियुक्ति की है, कभी कभी और शिक्षा विभाग की स्थिति भी आपने खराब कर दी। उसमें भी बड़ी वैकेंसी आ गई, शिक्षक नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूं कि ये प्रैक्टिस आपको लगातार करनी थी ना। 2005 से ही करनी थी। जब आप मुख्यमंत्री बने, लोग रिटायर होते गए, आप भरते जाते, लोग रिटायर, आपने पद ही खत्म करना शुरू कर बने दिया। बनाए सिस्टम को ध्वस्त कर दिया उसके गया और बाद जब आपने- चुनाव सुनिए, नजदीक आया तो ये प्रक्रिया की जा रही है। उसके बाद आपने क्या किया? मतलब ठीक है, अब तो इस दुनिया में नहीं है, ईश्वर उनको श्री चरणों में जगह दे। सुशील कुमार मोदी ने बिहार के बेरोजगारों के साथ सबसे भद्दा मजाक किया। उन्होंने नियोजन का आइडिया सरकार को पर्याप्त दिया समय था। देंगे राजेश। नियोजन का आइडिया सुशील कुमार मोदी ने ही सरकार को दिया था, नीतीश जी को दिया था। उसके बाद आपने क्या किया? नियोजन की प्रक्रिया अपनानी शुरू कर दी। कॉन्ट्रैक्ट। अब हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। अब जब वोट की बारी आई, लोग हड़ताल करने लगे, आपकी सीटें, जदयू की सीटें जब घटनी शुरू हुई तो उन नियोजन वालों को ये परीक्षा दो, वो परीक्षा दो, वो परीक्षा दो, 8-10 तरह की परीक्षाएं कर करके शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए 7 बार परीक्षाएं देनी पड़ी। अभी भी उनकी सैलरी पुराने शिक्षकों के बराबर नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट तक सरकार गई उनको लड़ाने की, नहीं आपको समान काम समान वेतन नहीं देंगे, और वहां से हराया भी इनको। नहीं ही दिया तो नहीं ही दिया। आप क्या बात कर रहे हैं महाराज? कर्मचारियों के साथ जितना बुरा बर्ताव इस सरकार ने किया, नौजवानों को जिस तरह से बेरोजगार, अच्छा जो 40 की उम्र पार कर गए अब उनको आप नौकरी दे देंगे क्या? जो योग्य लोग, जो योग्य थे, आप बहाली करते तो नौकरी पा सकते थे। उनकी उम्र सीमा जब वो पार हो गई, अब आप नौकरी दे दीजिएगा क्या? तो ऐसी तो कई पीढ़ियां आपने बर्बाद कर दी, उनको तो कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। उनका गुनहगार कौन है? चलिए हम जवाब ले लेते हैं। राजेश जी बताइए, गुनहगार कौन है? आप सुन रहे थे तमाम आरोपों को और साथ साथ ये भी उसमें जोड़ दीजिए कि ये बेरोजगारी किसकी दूर करने की कोशिश हो रही है, बिहार के युवाओं की या अपनी? कहीं बेरोजगार ना हो जाए इसका डर तो नहीं? देखिए, असली डर यही है। हम बता रहे हैं, उसके बाद अब किसको डर होगा पता चलेगा। दीपक जी, सबसे बड़ी बात है कि हम कांग्रेस के प्रवक्ता को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि वो आंकड़े बताए
कि इतना सरकारी नौकरी है। हाँ, ये तेजस्वी यादव का जवाब दे रहे हैं। तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि कहाँ से पैसा आएगा। अभी पूछे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया को बुला करके कि कहाँ से आएगा, वो कांग्रेस के प्रवक्ता से सुन ले जवाब कि कहाँ से आएगा, कितना नौकरी वैकेंसी बाकी है। डीजीपी के हवाले से, कोर्ट के हवाले से ये जवाब दे दिए हैं। इसमें हमको अब जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा बात कि ये जुमला, अरे जुमला तो कांग्रेस पार्टी रही है। वो अमित शाह जी ने एक्सेप्ट किया था। 1977 में, अरे छोड़िए नहीं, अमित शाह जी अब है। तो अमित शाह का मतलब झूठ बोले होंगे, आप इंदिरा कह दीजिए, गांधी मान बोली लेते थी हैं। कि गरीबी हटाओ। 1977 में बोली थी ठीक कि है, नहीं चलिए दीपक इनकी जी? मान लेते हैं, अमित शाह दीपक जी, झूठे। 1977 में बोली थी कि नहीं बोली थी? ये गरीबी हटाए नहीं, गरीबों को हटा दिए। ये कांग्रेस पार्टी का देश का पहला जुमलाबाज कांग्रेस का प्रधानमंत्री रहा हो। अब इस पर आपको क्या कहना है कि जो कांग्रेस बोला है उसके बाद आप स्थिति कर रहे हैं? आप यहाँ के बात कर रहे हैं कि नौकरी, अरे नौकरी के बात कर, आप लोग तो अभी तक 20 साल से बेरोजगार हैं और आगे 20 साल भी इसी तरह का नकारात्मक रवैया अपनाइएगा, जनता को ठगने का काम कीजिएगा, लैंड फॉर जॉब के काम कीजिएगा, तो 20 साल का आने वाला हमेशा के लिए आप बेरोजगार रहिएगा। ऐसा ही स्थिति रहेगा कि पिता कहेगा कि बेटा को मुख्यमंत्री बनाओ, बेटा कहेगा कि पिता को भारत रत्न दो, इसी में रह जाएगा। हमारे आपके बेटे को और भाइयों का कोई ये सेलेक्ट करने वाला नहीं है। इसीलिए ये जो एनडीए की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नेतृत्व में, बिहार की जनता भरोसा करती है। युवा को जिस तरह से उन्होंने दिया है दिशा, एक उदाहरण है, चाहे वो कौशल योजना के तहत हो, चाहे जीविका दीदी आज केंद्र सरकार अपना रही है। ये जीविका दीदी से बिहार में कितना जीविका मिला हुआ है, महिलाओं को किस तरह से सबल हुआ है, सरकारी नौकरियों में किस तरह से महिलाओं का स्थान मिला हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ सवाल पर सवाल करते और सिर्फ अपना, क्योंकि आप लोग का दिल्ली में जो है राहुल गांधी अपना भविष्य के तलाश में है, जो 2004 में लॉन्च हुए, आज तक जो है वो नेता नहीं बन पाए। ये लोग न मालूम कैसे उन लोगों को कहते हैं न्याय योद्धा, जननायक। अब मालूम नहीं कौन उनको जननायक कह दिया। दीपक जी, ये जानकर आश्चर्य होगा, कांग्रेस जो है 28 दिसंबर 1885 में स्थापना हुआ। आज तक जो आज़ादी के बाद भी कांग्रेस का सबसे ज़्यादा दुर्गति का दिन कहा जाता है कि 1977 में। लेकिन आज जिनको जननायक कहते हैं, उस 1977 में भी कांग्रेस को 174 सीट आया और आज देखिए 99 सीट वाले को जननायक कहा जाता है, कांग्रेस का उदाहरक कहा जाता है। बिहार में आज 8 साल से प्रदेश का कमेटी तक नहीं बना हुआ है। हम किसी दल विशेष पर नहीं जाए, हम दल की बात नहीं, नहीं, ये युवाओं के, हाँ, ये कैसे मुख्यमंत्री नहीं, आप ये कह रहे हैं ना कि वो गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ कहते कहते गरीबों को हटा दिया। वो ये कह रहे हैं ना कि आप बेरोजगारी हटाओ बेरोजगारी हटाओ कहते कहते बिहार से बेरोजगारों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिए हैं। ये 15 साल में जो हुआ वो हुआ। आ रहे हैं जिस तरह से बिहार को ये लोग नाश करके रखे हुए थे, और यही स्थिति है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार के विश्वकर्मा है, आज जिस तरह से उन्होंने सजाया है, संवारा है। अब हमारा राजेश जी, असित जी की एक बहुत ही मारक बिंदु है, उस पर हम आपका ध्यान जरूर आकृष्ट करना चाहेंगे। 40 साल जिनकी बीत गई आयु, जो 15 साल से नियुक्ति की प्रक्रिया अटकी पड़ी थी, अब चुनाव के समय रफ्तार पकड़ी क्योंकि विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया और मजबूरी हो गई आपकी कि अब रोजगार की बात करनी है, रोजगार देने का सपना दिखाना है और इसे क्रियान्वित करने को लेकर एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराना है। तो जो आयु बीत गई उनकी तो कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी, उनकी नाराजगी कैसे, जो बाहर चले गए वो लौट कर आने से एक प्रक्रिया है, हमेशा चलते रहा। वही तो उनका आरोप है कि एक प्रक्रिया जो थी उसे आपने ध्वस्त कर दिया। खत्म नहीं किया गया है। क्या बात कर रहे हैं कि खत्म किया गया है? अगर इनका ये था तो ये 17 महीना सरकार में रहते थे, झुंझुना बजा रहे थे। अब ये रोड पर आ गए हैं तो इनको याद आ रहा है उसी 17 महीने का तो असर है कि आपको आगे का 5 साल दिख रहा है। 17 महीना ये जो क्रेडिट चोरी की बात किया जा रहा है, हमारे उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी सदन में कहते थे, तेजस्वी यादव के सामने बोले थे कि हमारे शिक्षा मंत्री रहते प्रक्रिया शुरू। इनका तो शिक्षा मंत्री जो थे वो रामचरितमानस ये तो और एक इस विषय पर लड़ाई लड़ते थे। ये रोजगार, अगर रोजगार किए रहते तो कितना जमीन ये लोग लिखा लिए। आसिफ जी की बात सुन लेते हैं। आसिफ जी, भ्रम में न डालें लोगों को, काम हो रहा है। काम हो रहा है तो मुझे लगता है बिहार का डीजीपी भी झूठ बोल रहा है और बिहार सरकार खुद कोर्ट में झूठ बोल रही है। देखिए, मैंने अपनी तरफ से नहीं, बिहार में सिर्फ 2 विभाग नहीं है, और भी सैकड़ों विभागों में हजारों नियुक्ति की प्रक्रिया तो है। सब तो खाली ही है ना, तब ना आप कह रहे हैं कि हम इतनी नियुक्ति कहाँ नियुक्ति वही तो ये कह रहे हैं कि प्रक्रिया चल रही थी और मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि कहाँ पद खाली नहीं रखा होता तो इतना बड़ा ऐलान कहाँ से कर देते। और वो सवाल तो है ना कि जो अब उम्र सीमा पार कर गए उनका क्या, योग्यता लेके घूमते रहे, आपने बहालियां नहीं की। मुझे दुख किस बात का है दीपक जी
कांग्रेस पार्टी को भारत लूटा पिटा मिला था अंग्रेजों के हाथ में। बावजूद इसके कांग्रेस ने गांव के प्राथमिक स्कूल से, इनके भी जो पूर्वज होंगे वहीं पढ़े होंगे, गांव के प्राथमिक स्कूल से दिल्ली का जेएनयू तक का चेन खड़ा किया, प्रखंड अस्पताल से लेके एम्स तक का चेन खड़ा किया। हमें दुख इस बात का है कि हमारे खड़े किए उस चेन में पर्याप्त शिक्षक रखने की औकात आज की सरकारों को नहीं है, पर्याप्त डॉक्टर रखने की आज औकात आज की सरकारों को नहीं है। जो सरकारें इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, वो सरकारें सिर्फ बता दे कि जो चेन हमने खड़ा किया उसको बर्बाद करने वाला कौन है, उसका गुनहगार कौन है, किसने उसका सत्यानाश किया। हमने तो खड़ा करके दिया लूटे पीटे भारत में भी। आपको तो समृद्ध भारत मिला था, वेतन देने की हैसियत नहीं बची, नियुक्त करने की हैसियत नहीं बची, और बातें इतनी बड़ी बड़ी, डींगे इतनी बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं आप लोग। चलिए जल्दी से एक जवाब दे दीजिए। सवाल वही है कि आपने जब इनसे पूछा था कि पैसे कहां से आएंगे, अब यही आपसे पूछ रहे हैं पैसे कहां से आएंगे। पद रिक्त हैं, बहाली जरूरी है, व्यवस्था ठप न पड़ जाए इसके लिए, लेकिन पैसे कहां से आएंगे? सवाल आप ही का था जो आप ही के सामने खड़ा हो गया। राजेश जी देखिए, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे ना, जितना हमको गोरे अंग्रेजों ने नहीं लूटा उतना ये काले कांग्रेसियों ने लूटा है इस देश को। और जो ये उदाहरण दे रहे हैं, देश का पहला घोटाला जो हुआ था वो जीप घोटाला हुआ था, किसके समय में हुआ था? वो पहला प्राइमरी स्कूल किसने बनवाया था? पहली यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी? यूनिवर्सिटी आप पहला बनवाते, पहला अस्पताल किसने बनाया? 47 का देख लीजिए, पहला एम्स किसने बनाया? 47 के पहले जानकारी के अभाव में चिल्लाइए मत, चिल्लाने से सच नहीं बनता है। अच्छा ये बताइए, ये पहला नहीं, यूनिवर्सिटी बिहार, झारखंड, उड़ीसा में कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी। आप एक मिनट बताइए, आप जो बोले कि पहला यूनिवर्सिटी कौन बनाया था, भैया आप बता दीजिए कि क्या आजादी के बाद ही इस देश में पहला यूनिवर्सिटी बना हुआ है? आप अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, हम आजाद हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। आप अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, आप अंग्रेजों की उपलब्धियां बताइए। हम आजाद हिंदुस्तान, हम विषयांतर ना हो, ठीक है, हम अंग्रेजों के पिट्ठू नहीं हैं। पेंशन नहीं खाया अंग्रेजों से, माफी नहीं मांगी अंग्रेजों से, जासूसी नहीं की देखिए राजेश जी, राजेश जी देखिए, नहीं आसिफ जी ठीक है, हो गया। राजेश जी हम विषयांतर ना हो तो बेहतर है। हो गया, हो गया, हो गया राजेश जी, विषयांतर नहीं, विषयांतर ना हो तो बेहतर है ना। आप ठीक है, आप वो अलग बात है, हम विषयांतर ना हो तो अच्छा है। राहुल जी, राहुल जी आपको अपनी बात रखनी थी। राजेश जी से मेरा, दीपक जी एक सवाल राजेश जी से है। राजेश जी, आपके पिताजी जिस स्कूल में पढ़े होंगे वो किसका बनवाया होगा? हम पूछते हैं कि आपके दादाजी रहे, वो अंग्रेजों के समय का पढ़े हैं, तो वो किसके रहा है? हम बता दे रहे हैं, नहीं हम बता दे रहे हैं। आपके मेरे दादाजी के बारे में बताइए। आपका पिताजी के बात बताइए। चलिए ठीक है, इस तरह से बचे हम तो बेहतर होगा। समय जाया हो रहा है। राहुल जी सुनिए ना, मोदी जी के राज में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ा? ठीक है, राहुल जी से नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वही हम कह रहे हैं कि हम विषयांतर ना हो तो अच्छा है। मैं से कह सकता हूँ मेरा बेटा मोदी के बनवाए स्कूल में नहीं पढ़ता है, कांग्रेस के बनवाए स्कूल में पढ़ता है। ठीक है, सुन लीजिए आप। नहीं उनका पढ़ता होगा ना राजेश जी, उनका सुन लीजिए राजेश जी, यहाँ पढ़ता है राजेश जी सरकारी स्कूल में पढ़ता है। नहीं राजेश जी, नहीं इनको ठीक है, नहीं उनका बेटा कहाँ पढ़ रहा है ये उनकी समस्या है ना। नियंत्रित रखने, झूठ नहीं बोलिए, नहीं ये गुंडाई की जगह नहीं है। सुन लीजिए, नहीं चलिए ठीक है, हो गया आसिफ जी हो गया ना, राजेश जी हो गया ना, हो गया ना। नहीं अगर फिर ये गलत हो जाएगा ना, राहुल जी को अगर समय नहीं दे पाया तो। दीपक जी सुनिए एकदम जल्दी से। मुझे इस बात का भी गर्व है कि मेरे दादा को काला पानी की सजा हुई थी और मेरे दादा ने माफी नहीं मांगी थी, ठीक है, हो गया आसिफ जी, नहीं जाएंगे ना। इनका जो सबसे बड़ा बात है जिसको, अरे इन लोग तो ऐसे किए हैं देश के साथ, वो अपने व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, माफी नहीं मांगे राजेश जी। पेंशन अंग्रेजों की नहीं उठाए, देखिए सजा भोगी, हम उनके वंशज हैं, दलालों के वंशज नहीं हैं। विषयांतर हम तब हो गए जब विषय से संबंधित जवाब नहीं रहे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों के पास जवाब नहीं है, तभी हम विषयांतर होते देख रहे हैं इन दोनों मेहमानों को। चलिए माफी चाहेंगे राहुल जी, समय अभाव है, अगली बार इस समय की क्षतिपूर्ति हम कर देंगे। फिलहाल
बहुत बहुत धन्यवाद असित नाथ तिवारी जी, राजेश तिवारी जी और राहुल आनंद जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विषयांतर होने की एक संभावना, एक गुंजाइश ये बनती है कि विषय पर सवालों का जवाब जब खत्म हो जाता है तो विषयांतर होकर समय काट लिया जाता है। क्या ये सरकार विषयांतर होकर समय काट रही है? अगर ऐसा है तो जनता हिसाब लेगी, और अगर विपक्ष भरोसा नहीं दिला सकता है, विपक्ष सरकार की पोल खोलने में असमर्थ होता है, तो फिर जनता अपना हिसाब लेगी। सवाल बरकरार रहेगा। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।